अस्सलाम वालेकुम जनाब। आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं वेज डिफरेंशियल्स। हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि व्हाई डू डिफरेंट पीपल और डिफरेंट वर्कर्स अर्न डिफरेंट अमाउंट ऑफ मनी। क्यों कुछ वर्कर्स ज़्यादा पैसा कमाते हैं, कुछ वर्कर्स कम पैसा कमाते हैं, उसकी वजूहात क्या हैं, वो हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। ये टॉपिक ओ लेवल सिलेबस से भी ताल्लुक़ है इसका, और फिर A2 लेवल सिलेबस से भी ताल्लुक़ है। AS लेवल से इसका कोई कनेक्शन यूजुअली नहीं है। ठीक है, तो वेज डिफरेंसेस में हम डिस्कस करेंगे कि व्हाई डू डिफरेंट पीपल अर्न डिफरेंट अमाउंट ऑफ मनी। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी क्योंकि पॉइंट्स जो कवर करने हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन है ये एक आसान टॉपिक, है ये एक आसान डिस्कशन। जैसे जैसे मैं समझाता चला जाऊंगा आपको, वैसे वैसे आपके फौरन बात समझ में आती चली जाएगी। और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक इस लिहाज से ये है कि ओ लेवल्स में क्वेश्चन नंबर 3, स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस में जो क्वेश्चन नंबर 3 आता है वो अक्सर लेबर मार्केट पर और वेज डिफरेंशियल्स वगैरह पर आता है, जबकि A2 लेवल्स में क्वेश्चन 4 में, पेपर 4 में, क्वेश्चन 4 में, सेक्शन बी के क्वेश्चन 4 में ऑलमोस्ट 8 आउट ऑफ 10 टाइम्स लेबर मार्केट पे क्वेश्चन बनता है पूरे 25 मार्क्स का। तो इस लिहाज से ये टॉपिक बड़ा इम्पोर्टेंट है, और इस टॉपिक पे एक वीडियो मैं बना चुका हूँ वेज डिटर्मिनेशन ओ लेवल के हिसाब से, और आज मैं ये वेज डिफरेंशियल्स डिस्कस करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो हम अपनी पहली स्लाइड शेयर करते हैं। यहाँ पर मैं यहाँ पर चला जाऊँगा ऊपर, आई मीन टू से आपके स्क्रीन पर मेरी वीडियो छोटी होके आ जाएगी, मैं छोटा सा हो जाऊँगा और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए मैं आपको ये पॉइंट्स तमाम समझाऊंगा। ठीक है, लेट्स स्टार्ट नाउ। बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। थोड़ी सी वीडियो लंबी है क्योंकि पॉइंट्स ज़्यादा है। I'm sharing my screen, please see. यह है हमारा टाइटल पेज, रीजंस फॉर डिफरेंसेस अर्निंग्स, वेज डिफरेंशियल्स, एंड आई एम हुसैन रजा टॉकिंग टू यू, एक्सप्लेनिंग टू यू। पहली रीजन वेज डिफरेंशियल्स की कि व्हाई डू डिफरेंट पीपल अर्न डिफरेंट अमाउंट ऑफ मनी आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, एंड दैट इज डिमांड एंड सप्लाई कंडीशंस ऑफ द लेबर मार्केट। If demand for the workers would be increasing, obviously the wage rate would be going up. However, if the demand for workers would go down, or for a specific type of worker would go down, wage rate will go down. If supply of workers would increase, obviously wage rates will go down, because जब मार्केट में सप्लाई ऑफ वर्कर्स बढ़ जाएगी तो वेज रेट्स गिरने लगेंगे। लेकिन अगर उन्हीं वर्कर्स की सप्लाई मार्केट में कम हो जाएगी कंपैरेटिवली, तो उन वर्कर्स की शॉर्टेज डेवलप हो जाएगी, और उस शॉर्टेज की वजह से वेज रेट कम हो सकता है। तो किसी भी लेबर मार्केट में वेज रेट वर्कर्स का क्या होगा, वो इस चीज पर डिपेंड करता है कि वहां उस टाइप ऑफ वर्कर्स की डिमांड एंड सप्लाई कंडीशंस क्या है, राइट। दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं ट्रेड यूनियन इंपैक्ट की। ट्रेड यूनियन आपको मालूम है हम लेबर यूनियन को कहते हैं। ट्रेड यूनियन इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल द वर्कर्स ऑफ एन इंडस्ट्री और ऑफ अ फर्म which bargains with the management on behalf of all the workers for demands of the workers. ट्रेड यूनियन लेबर यूनियन है जो कि वर्कर्स के बिहाफ पर, सारी इंडस्ट्री के वर्कर्स के बिहाफ पर मैनेजमेंट से नेगोशिएट करती है वेज फैक्टर्स के लिए और नॉन वेज फैक्टर्स के लिए। मिसाल के तौर पर तनख्वाह के लिए, मिसाल के तौर पर बोनस के लिए, मिसाल के तौर पर क्या कहते हैं कमीशंस के लिए। और दूसरी तरफ ट्रेड यूनियन
नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स पर भी मैनेजमेंट से बार्गेन करती है, जिसमें आपका मेडिकल फैसिलिटीज आ सकती हैं, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज आ सकती हैं और बहुत सारी चीजें आ सकती हैं। तो जिन इंडस्ट्रीज में ट्रेड यूनियन स्ट्रांग होगी, लेबर यूनियन स्ट्रांग होगी, वहां हम देखेंगे कि वेज रेट्स कंपैरेटिवली हाई होंगे उन इंडस्ट्रीज के मुकाबले में जहां ट्रेड यूनियंस या तो हैं ही नहीं या कंपैरेटिवली वीक है। राइट? तो ट्रेड यूनियंस के ऊपर डिपेंड करेगा कि वेज रेट्स क्या होंगे बाज इंडस्ट्रीज में। जितनी ट्रेड यूनियन एग्जिस्ट करेगी और स्ट्रांग होगी, वेज रेट्स हाई होंगे, और ट्रेड यूनियंस अगर वीक होंगी या नहीं होंगी तो वेज रेट्स लो होंगे। लेकिन यहां मैंने साथ साथ एक और पॉइंट पे डिस्कस करना है। आप डायग्राम देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पर। मैंने यहाँ एक डिमांड एंड सप्लाई डायग्राम बनाया हुआ है, एंड यू कैन सी माय कर्सर हियर। मार्केट वेज रेट, डिमांड सप्लाई इंटरसेक्ट कर रहे हैं क्वांटिटी क्यू पर। वाई एक्सिस पे मैंने वेज रेट प्लॉट किया है, एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी ऑफ लेबर। ये डिमांड कर्व ऑफ लेबर है डाउनवर्ड स्लोपिंग, ये सप्लाई कर्व ऑफ लेबर है अपवर्ड स्लोपिंग। मार्केट वेज रेट है W because demand and supply curves are intersecting at that quantity, at that wage rate. But if the trade union will push the wages up, will take the wages up, the wage rate agreed by the firm would be TUW. But at TUW, we can see that demand for workers is contracting and supply of workers is extending. So there are chances that if the trade union will demand much higher wages, demand for workers for the trade union will contract, and in that situation firm may compromise on the quantity of workers. तो बस एक छोटी सी बात आपको ये बतानी थी यहाँ पर कि ट्रेड यूनियन की एग्जिस्टेंस, उसकी स्ट्रेंथ पास टाइम वेजेस को तो ऊपर लेके जाएगी, लेकिन रिडंडेंसीज में रिजल्ट करेगी। यानी कि ट्रेड फर्म करेगी ये कि हायर वेजेस तो दे देगी, लेकिन क्योंकि डिमांड फॉर वर्कर्स कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, इसलिए सम ऑफ द वर्कर्स को वो फायर कर देगी, और जिसका नतीजा ये निकलेगा कि वहां पर अनएम्प्लॉयमेंट होती हुई नजर आएगी। ठीक है ना? तो ये ट्रेड यूनियंस के एग्जिस्ट करने के या बहुत ज़्यादा पावरफुल होने के बास टाइम ड्रॉबैक्स हैं। ये और बात है कि ट्रेड यूनियंस पर हम मज़ीद बहुत सारी बात कर सकते हैं, लेकिन हमें अकॉर्डिंग टू द सिलेबस चलना है, और फिलहाल वेज डिफरेंशियल्स में मैं उस बात को इतना लंबा खींचना भी नहीं चाह रहा। ट्रेड यूनियंस पर अलग से वीडियो बनाएंगे, वहाँ उसके ऊपर बात करेंगे। बस यहाँ पर सिर्फ ये बात नोट कर लें कि ट्रेड यूनियन स्ट्रांग है और एग्जिस्ट कर रही हैं, तो वेज रेट्स के हायर होने के चांसेस हैं एज कंपेयर टू जहां ट्रेड यूनियंस वीक हैं या ट्रेड यूनियंस हैं ही नहीं। ठीक है? अच्छा, उसके बाद आज हम आ जाते हैं रोल ऑफ गवर्नमेंट के ऊपर। बास टाइम क्या होता है कि अगर गवर्नमेंट को नजर आ रहा है कि वर्कर्स कहीं एक्सप्लॉयट हो रहे हैं किसी इंडस्ट्री में, तो बास टाइम गवर्नमेंट भी इंटरवीन करती है और वेज रेट्स को इन्फ्लुएंस करती है। और बास टाइम गवर्नमेंट मिनिमम वेज रेट अबव द इक्विलिब्रियम सेट करके वेज रेट्स को बढ़ाती है। मिनिमम वेज रेट अबव द इक्विलिब्रियम सेट करने का मतलब क्या है कि जो मार्केट में वेज रेट चल रहा था वो गवर्नमेंट को बहुत कम लग रहा है, उसको लग रहा है कि वर्कर्स एक्सप्लॉयट हो रहे हैं उस वेज रेट पर। एज अ रिजल्ट गवर्नमेंट करेगी ये कि एटलीस्ट एक वेज रेट सेट कर देगी कि कम से कम वेज रेट ये होना चाहिए मार्केट में, और that would be called minimum wage rate. You can see in the diagram, that is the same diagram almost. Demand and supply curves, wage rate on the y-axis, quantity on the x-axis. Market wage rate is W because demand and supply curves are intersecting there. Let's suppose ये wage rate है 10,000, but the government is setting a minimum wage rate of 18,000, right? तो गवर्नमेंट मिनिमम वेज रेट सेट कर सकती है बास टाइम, और उसकी वजह से वेज रेट बढ़ जाएंगे। ये और बात है कि उसका साइड इफेक्ट ये आएगा कि जब मिनिमम वेज रेट सेट करेगी गवर्नमेंट, तो क्योंकि वेज रेट्स बढ़ रहे हैं तो डिमांड फॉर वर्कर्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से रिडंडेंसीज की पॉसिबिलिटीज हैं कि फर्म हायर वेजेस तो पे कर दे वर्कर्स को, कुछ वर्कर्स को, लेकिन क्योंकि फर्म की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रही है, इसलिए डिमांड फॉर वर्कर्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, एंड इट वुड बी एम्प्लॉइंग लेसर क्वांटिटी ऑफ वर्कर्स एज कंपेयर टू बिफोर। तो government can intervene and can set higher wages
but sometimes the side effect would be unemployment or redundancies or of some of the workers. So government intervention is also a reason of higher wage rates in some specific industries, right? फिर हम बात करते हैं इनेट एबिलिटीज की कंपैरेटिवली। एक आसान पॉइंट, बाज लोग पैदाइशी तौर पर कोई खुसूसियत ऐसी लेके पैदा होते हैं जो कि उनकी ज़्यादा कमाई का सबब बन जाता है। मिसाल के तौर पर मैं अक्सर इसमें एग्जांपल देता हूँ रेसलर्स की, कि वो बाय बर्थ बहुत पावरफुल, बहुत माइटी, बहुत स्ट्रांग होते हैं और उनकी यंग एजेस में जाके उनकी स्ट्रेंथ और बढ़ जाती है और ऊपर से उनकी ट्रेनिंग वगैरह की वजह से वो इस पोजीशन में आ जाते हैं कि वो हायर अर्निंग्स कर सकें। या मैंने यहाँ पर अपनी फेवरेट सिंगर विटनी ह्यूस्टन की एग्जांपल दी है कि शी वाज अ ट्रेमेंडस वेरी पॉपुलर सिंगर ऑफ यूएसए, और वहाँ पर हायर वेजेस की रीज़न अक्सर उनके केस में ऑब्वियसली उनकी खूबसूरत आवाज़ और खूबसूरत गाने थे। तो बेटर वोकल कॉर्ड्स की वजह से, स्ट्रेंथ की वजह से या किसी भी पैदाइशी खुसूसियत की वजह से भी बाज लोग ज़्यादा कमा रहे होते हैं। और लेकिन अगेन, हर किसी जिसके पास कोई पैदाइशी सलाहियत होगी वो ज़रूरी नहीं है कि उसकी वजह से ज़्यादा कमा सके, क्योंकि हमें डिमांड एंड सप्लाई कंडीशंस पर भी देखनी है कि अगर इनेट एबिलिटीज़ वाले लोग बहुत ज़्यादा सप्लाई में अवेलेबल हैं तो फिर ज़रूरी नहीं है कि उनके वेज रेट्स हाई हों। लेकिन बास टाइम इफ दे आर रेयर इन सप्लाई, किसी पर्टिकुलर इनेट एबिलिटी की बात कर रहा हूं मैं, अगर वो रेयर इन सप्लाई हैं तो ये इस बात के चांसेस हैं कि उन्हें हायर वेजेस मिलें। ठीक है, फिर हम आ जाते हैं ह्यूमन कैपिटल के ऊपर। ह्यूमन कैपिटल का मतलब वो ट्रेनिंग, वो क्वालिफिकेशन, वो स्किल्स हैं जो कोई वर्कर लंबे ट्रेनिंग पीरियड और ठीक ठाक पैसा लगा के एक्वायर करता है। फॉर एग्जाम्पल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, फॉर एग्जाम्पल MBAs, फॉर एग्जाम्पल सर्जन्स, कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स, फॉर एग्जाम्पल पायलट्स, फॉर एग्जाम्पल साइंटिस्ट। लंबा ट्रेनिंग पीरियड, ठीक ठाक पैसों की इन्वॉल्वमेंट, इन्वेस्टमेंट, और उससे जो वो क्वालिफिकेशंस ले रहे हैं, उससे जो वो स्किल्स ले रहे हैं, दैट इज क्लासिफाइड एज ह्यूमन कैपिटल। और उस ह्यूमन कैपिटल की वजह से वो ज़्यादा अर्न कर रहे होते हैं। हम इसको ह्यूमन कैपिटल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि कैपिटल कभी यूज नहीं होता, आई मीन टू से कंज्यूम नहीं होता, यूज होता है। उन्हीं स्किल्स को बार बार इस्तेमाल करके पैसा कमाए जा रहे हैं वो, फर्दर उन्हें कुछ नहीं करना पड़ रहा, इसलिए वो एक तरह का कैपिटल ही है जो वो बार बार यूज करके पैसा कमा रहे हैं। दैट्स व्हाई इट इज क्लासिफाइड एज ह्यूमन कैपिटल। तो लंबा ट्रेनिंग पीरियड, क्वालिफिकेशन, स्किल्स और उनके हासिल करने में जो ठीक ठाक पैसा इन्वॉल्व है, उसकी वजह से इस टाइप के वर्कर्स की सप्लाई कंपैरेटिवली शॉर्ट होगी मार्केट में, जिसकी वजह से इन्हें हायर वेजेस मिलने के चांसेस मौजूद हैं। साथ साथ आप अगर स्लाइड्स को पढ़ते भी जाएंगे तो वो आपकी और अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करेगा आपके लिए। फिर हम आ जाते हैं डिस्क्रिमिनेशन पर। अगेन कंपैरेटिवली एक आसान बात, बास टाइम डिस्क्रिमिनेशन की वजह से भी बाज वर्कर्स को, किसी को कम किसी को ज्यादा वेजेस मिल सकते हैं। राइट, इन द अर्ली 18th and 19th centuries, blacks were exploited in USA and they were paid lower wages for the same work which they were paying to white workers. यानी कि white workers को वो उसी काम के लिए ज्यादा पैसे दे रहे हैं, जबकि black workers को उसी काम के लिए वो कम पैसे दे रहे हैं। तो बास टाइम डिस्क्रिमिनेशन की वजह से, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की वजह से, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की वजह से, या इवन पाकिस्तान में सेक्टेरियन डिस्क्रिमिनेशन की वजह से भी ऐसा पॉसिबल है कि वेज रेट्स डिफरेंट हों। माइंडेड कॉन्टेक्स्ट को नहीं भूला करें पढ़ते हुए कि हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं कि व्हाई आर देयर वेज डिफरेंसेस। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेशन इज वन ऑफ द रीजन ऑफ दैट। फिर हम आ जाते हैं फ्रिंज बेनिफिट्स पर। फ्रिंज बेनिफिट्स आर नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स, फॉर एग्जांपल मेडिकल फैसिलिटीज, फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज, हाउसिंग फैसिलिटीज, एजुकेशन फैसिलिटीज फॉर द किड्स एंड हॉलीडेज वगैरह, ये सब फ्रिंज बेनिफिट्स में आ जाते हैं। माइंडेड के देखा यह गया है कि जिन इंडस्ट्रीज में फ्रिंज बेनिफिट्स बहुत लुक्रेटिव ऑफर हो रहे होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, वहां वेज रेट्स यूजुअली लोअर होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सारी जगह ऐसा होगा, लेकिन इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस हम देखेंगे कि जहां फ्रिंज बेनिफिट्स बहुत अच्छे होंगे, वहां मॉनेटरी इंसेंटिव्स थोड़े कम होते हैं, यानी कि वेज रेट
कम ही आपको नजर आएंगे। तो फिर ये वर्कर्स की प्रेफरेंसेस के ऊपर है कि अगर उन्हें फ्रिंज बेनिफिट से ज्यादा इंटरेस्ट है तो वह ऐसी जॉब से कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार हो जाएंगे जहां वेजेस कम मिल रही, राइट। तो फ्रिंज बेनिफिट्स इज आल्सो अ रीजन ऑफ वेज डिफरेंसेस, क्योंकि जहां फ्रिंज बेनिफिट्स ज्यादा होंगे वहां मॉनेटरी बेनिफिट्स यानी कि वेज वगैरह कम होगी, और जहां फ्रिंज बेनिफिट्स कम होंगे वहां अक्सर सैलरीज वगैरह ज्यादा दी जा रही होती है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हम बात करते हैं पर्सनल प्रेफरेंसेस की। पर्सनल प्रेफरेंसेस से क्या मुराद है कि फर्ज करें कि कोई वर्कर है, वो कोई अपनी पर्सनल प्रेफरेंस के हिसाब से जॉब करना चाह रहा है और उसमें वो ये नहीं कंसिडर कर रहा कि वहाँ वेज रेट लो मिल रहा है या हाई मिल रहा है। फॉर एग्जांपल कोई साइंटिस्ट है, वो किसी लैब में अपनी रिसर्च करना चाहता है और अगर कोई फर्म उसे हायर वेज रेट्स ऑफर करके अपनी रिसर्च के लिए हायर भी करना चाह रही है तो वो इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि he wants to find out something of his own, right? He's researching on something in which he's himself interested, तो वो कम वेजेस पर काम करने के लिए भी कंप्रोमाइज कर लेगा और फिर उसके लिए वेज फैक्टर इतना बड़ा फैक्टर नहीं है। यानी कि जो वर्कर्स बास टाइम अप्रिसिएशन चाह रहे होते हैं या सोशल नीड्स के लिए काम कर रहे होते हैं या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के लिए काम कर रहे होते हैं, वो बास टाइम हो सकता है कि लोअर वेजेस पर भी कंप्रोमाइज कर ले, ठीक है। तो पर्सनल प्रेफरेंसेस पर भी डिपेंड करता है कि वेज रेट्स आपको कम मिलेंगी या ज्यादा मिलेंगी। फिर हमारा आज का आखिरी पॉइंट, रीजनल डिफरेंसेस। नहीं सॉरी, आखिरी पॉइंट नहीं है ये, इसके बाद एक और पॉइंट है हमारा। रीजनल डिफरेंसेस से क्या मुराद है? चेंज ऑफ रीजन। ऑब्वियसली रीजनल डिफरेंसेस होंगे तो डिमांड एंड सप्लाई कंडीशंस अलग होंगी, एक्सचेंज रेट के डिफरेंस आ सकते हैं, एवरेज कॉस्ट ऑफ लिविंग के डिफरेंस आ सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक काम के इंटीरियर सिंध के किसी विलेज में इतने पैसे नहीं मिलेंगे जितना कराची में उसके लिए पैसे मिलेंगे, क्योंकि कराची में डिमांड फॉर वर्कर्स कंपैरेटिवली ज्यादा है एज कंपेयर टू किसी इंटीरियर सिटी या विलेज के। प्लस ये कि कराची में कॉस्ट ऑफ लिविंग ज्यादा है और आपको वर्कर को कंपनसेट करने के लिए ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है। तो रीजन जब डिफरेंट होगा तो डिमांड एंड सप्लाई कंडीशंस डिफरेंट होंगी, कॉस्ट ऑफ लिविंग डिफरेंट होगी और उसकी वजह से वेज रेट्स में यकीनन फर्क आएंगे। जाहिर बात है कि जो वेज रेट जिस जिस चीज़ का कराची में या लाहौर जैसे बड़े शहरों में जो ज़्यादा मिल सकता है वो पंजाब या सिंध के इंटीरियर इलाकों में नहीं मिल सकता। तो रीजनल डिफरेंसेस से भी वेज रेट्स में डिफरेंसेस क्रिएट होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं रेवेन्यू जनरेटिंग एबिलिटी ऑफ अ वर्कर, ऑफ द वर्कर्स। जितना कोई वर्कर्स अपनी फर्म को ज्यादा कमा कर दे सकते हैं उतना उस टाइप के वर्कर्स की डिमांड कंपैरेटिवली ज्यादा होगी। यानी कि वर्कर्स की डिमांड इस चीज पर भी डिपेंड करती है कि वर्कर्स अपनी फर्म के लिए अर्न कितना कर रहे हैं, कितने रेवेन्यूज का रीजन बन रहा है। अगर वर्कर्स की रेवेन्यू जनरेटिंग एबिलिटी बढ़ेगी तो डिमांड फॉर वर्कर्स बढ़ेगी, और अगर रेवेन्यू जनरेटिंग एबिलिटी कम होगी तो डिमांड फॉर वर्कर्स कम होगी। रेवेन्यू जनरेटिंग एबिलिटी डिपेंड करती है वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी पर और प्राइस ऑफ द गुड पर। अगर वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, इसका मतलब है कि वर्कर्स पहले के मुकाबले में ईच वर्कर ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है सेम टाइम में, सेम रिसोर्सेज से, लेट्स सपोज ऑलमोस्ट सेम रिसोर्सेज से, तो ऑब्वियसली वो फर्म को फिर ज्यादा कमा के दे रहा है क्योंकि उससे ज्यादा रेवेन्यू आएगा फर्म के पास और एज अ रिजल्ट डिमांड फॉर वर्कर्स बढ़ेगी। या फिर अगर प्राइस ऑफ द गुड बढ़ती है, जिसपे वो गुड बिक रहा है, जो लेबर बना रहा है, तो अगर प्राइस ऑफ दैट गुड बढ़ेगी तो अगेन रेवेन्यू जनरेटिंग एबिलिटी ऑफ द वर्कर बढ़ेगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 100 यूनिट बना रहा था पहले, 10 रुपए प्राइस थी तो 1000 रुपए कमा के दे रहा था। अब वही 100 यूनिट बना रहा है लेकिन प्राइस हो गई है 15 रुपए, तो 15 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब वो अपनी फर्म को 1500 रुपए कमा के दे रहा है अपने एम्प्लॉयर को।
तो अगर प्राइस ऑफ द गुड बढ़ती है या प्रोडक्टिविटी ऑफ द वर्कर बढ़ती है तो उसकी रेवेन्यू जनरेटिंग एबिलिटी बढ़ेगी, और जब वर्कर्स की रेवेन्यू जनरेटिंग एबिलिटी बढ़ेगी तो उनका वेज रेट ऑब्वियसली बढ़ेगा, उनकी डिमांड बढ़ेगी। और अगर रेवेन्यू जनरेटिंग एबिलिटी कम है तो उनकी डिमांड भी कम है और उनका वेज रेट भी कम है। ठीक है, तो दीज आर द मेन डिफरेंसेस। एक डिफरेंस मुझे और याद आ गया जो मैंने यहां पर मेंशन नहीं किया हुआ, और वो है कंपनसेटिंग डिफरेंशियल्स। कंपनसेटिंग डिफरेंशियल से क्या मुराद है कि बाज जॉब्स ऐसी होती हैं जिनका नेचर कुछ रिपेलिंग होता है, उसमें कुछ नेगेटिव फैक्टर मौजूद होता है, जिसकी वजह से हर वर्कर उस काम के लिए राजी नहीं होता, और आपको फिर वर्कर्स को अट्रैक्ट करने के लिए हायर वेजेस कंपनसेटिंग डिफरेंशियल्स ऑफर करने पड़ते हैं। मिसाल के तौर पर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स पे काम कराना, डीप सी में ऑयल रिग्स पर काम कराने में बहुत ज्यादा रिस्क ऑफ लाइफ डेंजर मौजूद है, जिसकी वजह से वर्कर्स उसके लिए तैयार नहीं होंगे, और वर्कर्स को उसके लिए कन्विंस करने के लिए आपको हायर वेज रेट ऑफर करना होगा। या बास केसेस में डर्टी जॉब्स में और दूसरे ऐसी अनसोशेबल आवर्स में जब आप किसी वर्कर से काम करा रहे होते हैं तो आपको हायर वेजेस पे करने पड़ते हैं, राइट, और इनको हम कंपनसेटिंग डिफरेंशियल्स कहते हैं। ठीक है, फिर प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर पे भी डिपेंड करता है। अक्सर जगहों पर प्राइवेट सेक्टर में ज्यादा वेजेस मिलेंगी एज कंपेयर टू पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर में यूजुअली फ्रिंज बेनिफिट्स ज्यादा होते हैं और वेजेस कम होती हैं, और गवर्नमेंट ज्यादा वेजेस देना अफोर्ड भी नहीं कर सकती क्योंकि गवर्नमेंट टैक्सेस से वेजेस दे रही होती है। तो वेज रेट्स हमें कम नजर आएंगे पब्लिक सेक्टर में एज कंपेयर टू प्राइवेट सेक्टर के, लेकिन अगेन ऐसा हर जगह जरूरी नहीं है। माइंडेड के ये तमाम फैक्टर्स वेज रेट को इन्फ्लुएंस जरूर करते हैं, लेकिन किस इंडस्ट्री में कौन सा फैक्टर ज्यादा डोमिनेंट है वो वहां पर देखना पड़ेगा। किसी एक फैक्टर को देखते हुए हम ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि कहाँ वेज रेट्स हाई होंगे और कहाँ वेज रेट्स लो होंगे। आई होप कि सब बातें आपकी समझ में आई हों, राइट। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, अगर आपके ये समझ में आया हो सब कुछ, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर भी कीजिए ताकि दूसरों को भी इससे फ़ायदा हो। और बेहतर होगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि फ्यूचर में मैं मज़ीद वीडियोस इकोनॉमिक्स पर मुसलसल डालने वाला हूँ, जो ओ लेवल्स के सिलेबस से भी ताल्लुक़ होगा, उसका AS लेवल के भी, A2 लेवल्स के भी, और फिर यूनिवर्सिटी लेवल पर भी आप उनसे हेल्प ले सकते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, like the video and share it. Thank you very much and keep studying. Thanks a lot.